एसएसबी पीआरटी 2022 में मार्च में जो एग्जाम हुए हैं उसका 25 मार्च 2022 में जो पेपर हुआ है और शिफ्ट है इसकी 12:30 to 2:30। ठीक है, इस शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का। ठीक है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या को, गोला समझ लो या बॉल है, इसकी त्रिज्या को 30% बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या को 30% बढ़ाया जाता है तो उसके वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी, है ना, जो वॉल्यूम में वृद्धि होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लगाने का सदाबहार फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, बहुत फेमस है, वो आपको पता होगा। पहले देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो हम रेडियस में वृद्धि कर रहे हैं तो यानी कि रेडियस की क्यूब में वृद्धि होगी। सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम उसको, उसमें क्योंकि जो फॉर्मूला होता है सदाबहार फॉर्मूला, उसमें 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यूब में वृद्धि होगी, क्यूब 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30% की वृद्धि हो रही है, हम लगाते हैं, आपको पता होगा 30 + 30 + 30 = 30 अपॉन में 100। ठीक है, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गए, 60 + 9, तो यानी कितना आ गया 69। तो जब हम एक 30% रेडियस में वृद्धि करेंगे तो 69% की वृद्धि होगी, बट आंसर यहाँ नहीं होगा। अगर जो बच्चा आंसर यहाँ लगाएगा ना वो गलत है, क्योंकि अभी ये क्यूब है, ये अभी तक हमने सिर्फ स्क्वायर में वृद्धि करी है, अभी हमने एक आर और बढ़ानी है। तो अब हम एक 69 को लेके चलेंगे और एक अब 30 को, क्योंकि एक 30% रेडियस बढ़ाने पर हमारा एरिया में इतनी वृद्धि हो गई, बट हमें रेडियस एक बार और बढ़ानी है, तो हम यही सेम फॉर्मूला इसके साथ लगाएंगे। 69 + 30 + 69 = मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 100। ठीक है, इसको काट दो, ये कितना हो गया 9 6 7 8 9। ठीक है, 99 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21.7। 7 कैसे, एक नीचे एक 0 था तो ऊपर एक नंबर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, इतना आ गया। इसको प्लस कर दो, जो होगा वो आपका आंसर 0.10 हंसी लगाई 10 11 12, तो 120.7। कुछ गड़बड़ है, मैंने मल्टीप्लाई गलत करी होगी। 20, हाँ 20 आएगा ना, 20.7, तो एक कम कर दो, तो 119.7। तो जो हमारी वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 119.7 होगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाइक की स्पीड दे रखी है आपको 39.6 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक की जो स्पीड है 39.6 किलोमीटर पर है। आपको पूछ रहा है कि 330 मीटर की दूरी, 330 मीटर की दूरी कितने टाइम में चलेगा। तो बेसिकली आपको टाइम पूछा है। अब देखो कितना आसान है, और आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, आपको स्पीड भी दे रखा है, आपको बस टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 330 मीटर, स्पीड कितनी है 39.6 किलोमीटर पर आवर। तो बस यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमारा मीटर में है और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो ये क्वेश्चन में दिक्कत करेगी। कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट क्या मतलब बस काट करके छोटी फॉर्म आ जाती है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये नीचे आएगा 18 तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 और एक ये पॉइंट हटा के एक 0 यहाँ पे बढ़ा दो, बस अब काट लो, कुछ नहीं करना। 396 और ये 3 से चले जाएंगे, 1 3 2 बार में और ये 1 1 0 बार में। ठीक है, अब ये 11 के पहाड़े से जा रहे हैं 10 बार में, और ये जा रहे हैं 11 के पहाड़े से 1 2 2 बार में 12 बार में। और काटो, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है इससे 2 बार में, और ये इससे कट रहा है 6 बार में, 6 इससे कट रहा है 30 बार में। उफ, तो टाइम कितना आ गया 30 सेकेंड, कि वो जो बंदा है 330 मीटर की दूरी है 30 सेकेंड में कर लेगा। बस सिंपल, इतना ही आंसर था इसका, और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो m है वो n से 25% अधिक है। जो m है वो n से 25% अधिक है। तो मान लो मैं n मान लेती हूँ 100, मैंने n मान लिया 100 है, तो m क्या है इससे 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा कर दो, यानी ये 125 होगा। अब पूछा है कि n इससे कम कितना है, m तो इससे 25% ज्यादा है, लेकिन n कम कितना है। तो आप लोग बोलोगे 25% ही तो कम है, क्योंकि देखो ये 100 का, ये 25 का है, तो ये 25% ही तो कम है। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जो अपॉन में रखते हैं ना, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे रखते हैं।
क्योंकि 100 के हिसाब से ये 125 है, बट मतलब 100 से 25% ज्यादा है ये, बट अगर हम इसमें कमी देखेंगे ना तो वो कम निकल करके आती है, क्योंकि उसकी सैलरी या इनकम जो भी बोलो वो कम है। तो देखो कैसे फर्क है, ये इससे 25% ज्यादा है, तो ये कम कितना है, देखो कम कितना है, 25 कम है, बट 25 कम कितने पर है, 125 पे, 125 पे कम है, ठीक है। 125 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, 5 बार में 5 से कट गया 20, यानी कि 20% कम है। एम जो है वो एन से 25% ज्यादा है, लेकिन एन कम है 20%, ठीक है। सो ये परसेंटेज का एक बढ़िया सा होता है। एक क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स कि देखो ये कह रहा है 17 संख्याओं का औसत है ना वो आपको 22 दे रखा है, 17 संख्याओं का औसत 22 दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो औसत की संख्याएं है ना सबको 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, सारी संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। देखो इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने औसत को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है 66, तो 66 इसका आंसर है। बहुत आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 रुपए किलो वाले चावल है या दाल है, समथिंग देख लेना। 90 रुपए किलो वाली चावल दाल को और 120 रुपए किलो वाली दाल को 132 रुपए में बेचा जाता है, मतलब 90 किलो वाली दाल मिलाई और 120 रुपए किलो वाली मिलाई, इनका मिश्रण बना दिया और उसको 132 पर बेच रहे हैं। ये दोनों सीपी हैं, क्योंकि 90 रुपए किलो दाल है, 120 रुपए किलो दाल है, ठीक है। ये उसको खरीद के लाए, अब उसको मिश्रण बना के बेच रहे हैं 132 का, लेकिन 20% प्रॉफिट के साथ। ये जो 132 जो वैल्यू है ना, 132 वैल्यू वो कितनी है, 20% प्रॉफिट के साथ है, यानी जितना भी इनका सीपी बना होगा ये उसका 120% है, क्योंकि ये इस पे बेच रहे हैं 120% है। तो अब ये कह रहा है कि उन दोनों को मिलाने का रेशियो क्या है, मतलब हमने किस रेशियो में दाल मिलाई है, मतलब इसमें से कितनी दाल ली है और इसमें से कितनी दाल ली है, उसका रेशियो निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे 2 सीपी है, एलिगेशन का है ये, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। हमने 2 दाल लिए हैं, ठीक है, दोनों सीपी पर हैं, और अगर हम यहाँ पे 132 रख देंगे तो गलत है, क्योंकि सेम एक जो होता है जिसमें निकालते हैं सारा सेम उसी में होना चाहिए। तो ये सीपी है, तो ये हमें वो दे रखा है एसपी, तो इसको भी सीपी में चेंज करके फिर हम आराम से निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। बट जो बच्चे यहाँ पे 132 रख देंगे वो गलत हो जाएगा, वो नहीं रख सकते हम। तो ये 132 क्या है, 120% की वैल्यू है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो तो कितनी बनेगी, 120 रुपए आ रही है, 120 आ रही है, 12 के पहाड़े से नहीं सॉरी 20% प्रॉफिट हो रहा है हमें। हाँ, तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है वो 120% है ना, तो मान लो x का ऐसे भी समझ लो, x का 120% हमें दे रखा है 132, तो x क्या रहा होगा, 132 इक्वल टू 100 अपॉन में 120, ठीक है। इसको 0 से 0 काट दो, और 12 के पहाड़े से 12 एक बार में गया और ये 11 बार में गया, 12 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110, यानी इन दोनों दालों को अगर हम मिलाते तो इसका सीपी 110 बनता, तो 110 कर दो। अब बस अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करा तो 110 में से 90 गए 20 और 120 में से 110 गए 10, तो 10:20 रेशियो बना, 0 से 0 काट दो, 1:2 इसका आंसर। यानी कि हमने जो चावल वो बेचे हैं वो 1:2 लिए, मतलब 1 किलो चावल अगर इसके लिए है तो 2 किलो चावल इसके लिए, ऐसे मिला के हमने अपना मिक्सचर बनाया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे इस पेपर में, तो मतलब बिल्कुल ज्यादा कैलकुलेटिव थे नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको ना एक स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर का ये जो है ना ये डायगोनल दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है आपको ये 26√2 दे रखा है, ठीक है। अब अगर आपको देखो ये 26√2 दे रखा है, यहाँ पे क्या, अगर आपको एक चीज पता हो तो ये a होता है, ये a होता है। अब मोस्टली बच्चे जिन्हें छोटी सी चीज नहीं पता होगी वो क्या करेंगे, a² + a² बराबर रखेंगे 26√2, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये 2a² हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड करेंगे, a का स्क्वायर काटेंगे, यहाँ से a निकालेंगे। तो अगर आपको नहीं पता, ये तो बेसिक है, आप इससे कर लो। अगर आपको नहीं चीज पता तो ये बेसिक है, इससे हर बच्चा कर सकता है। बट अगर आपको पता है कि डायगोनल बराबर क्या होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a√2, a√2 मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो होती है आगे और √2 साथ में लगता है, तो √2 तो लग रहा है, और ये 26 क्या है, a है, यानी तो आपको स्क्वायर की क्या मिल गई, यहाँ से स्क्वायर का a मिल गया कि स्क्वायर की भुजा कितनी सेंटीमीटर की, 26 सेंटीमीटर की, है ना, भुजा इसकी साइड मिल गई। और इसमें हमसे पूछा गया है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a², 26 का स्क्वायर कर दो, 26 का स्क्वायर कितना आता है 676, आंसर। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर दे रखे हैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कि एक जो बेलन है ना, एक बेलन को शंकु में बदला जाता है, एक बेलन को शंकु में बदला जाता है। देखो जब भी किसी चीज को बदलने की बात आई ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी भी 10th क्लास का चैप्टर है, जब मैं बच्चों को कराती हूँ ना तो भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दीदी किसमें एरिया लगाएं और किसमें वॉल्यूम लगाएं। तो एरिया के लिए भी मैं कुछ नहीं बता रही क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कैसे है, बट वॉल्यूम क्या है, जब भी किसी भी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा रहा है, आपको आंख बंद करके वॉल्यूम का यूज करना है, दूसरा सेकंड थॉट दिमाग में लाना ही नहीं है। जैसे शंकु से बेलन में बदल रहे हैं, बेलन से घनाभ में बदल रहे हैं, घनाभ से घन में बदल रहे हैं, किसी को भी किसी भी चीज में बदला जा रहा है, एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो आपने वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है ना कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की भी कहानी अपनी अलग है, उसको क्षेत्रफल का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, बट इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी चीज से दूसरी चीज में बदलना है, 3D शेप को एक चीज से दूसरी में बदलना है, आपको हमेशा वॉल्यूम यूज करना है, वॉल्यूम यूज करना है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, एक बेलन को हम एक शंकु में चेंज कर रहे हैं, हम एक सिलेंडर को एक कोन में चेंज कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आगे 1/3 लग जाता है, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो सबसे बढ़िया क्या है, पाई से पाई काट दो, कुछ नहीं करना होता है इन क्वेश्चनों में, पाई से पाई काट दो, थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं पे बहुत आसान हो जाता है, सीधे सीधे कट जाता है, जबकि क्षेत्रफल में कटता नहीं है, क्षेत्रफल में साथ में होता है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि ये जो बेलन की आर है ना, बेलन की आर वो इसकी आर से दुगनी है। मान लो इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी 2, इसकी अगर 2 है तो इसकी कितनी होगी 4, मतलब इसकी जो शंकु की आर है, मतलब बेलन की आर इसकी डबल है, शंकु की आर आधी है, बेलन की आर डबल है, यानी कि अगर मैंने शंकु की आर ले ली आर, तो बेलन कितनी होगी 2r, मतलब ये डबल होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें चेंज कर रही हूँ, तो इस r की जगह मैं 2r रख सकती हूँ, r बराबर 2r, मतलब हाँ ये जो है ना डबल है, तो मतलब इधर रख लो, जो बेलन की है ये शंकु से डबल है, तो ये आ जाएगा r बराबर 2r, बेलन की डबल है। तो अब हमने और एक चीज और दे रखी है हमको कि जो बेलन की h है, बेलन की h है वो 5 गुना ज्यादा है किसके, शंकु से, शंकु से 5 गुना ज्यादा है, तो शंकु की मैंने मान ली h, तो इसकी h कितनी हो जाएगी 5h, मतलब कि इससे ज्यादा बड़ी, तो इस r की जगह अब मैं रख सकती हूँ 2r, है ना, इस r की जगह मैं रख सकती हूँ 2r स्क्वायर, और इस h की जगह मैं रख सकती हूँ 5h। इसमें हमसे पूछा है कि अब कितने कोण बनेंगे, कितने ज्यादा कोण हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये बेलन बड़ा है, ऑब्वियसली बेलन बड़ा है, बेलन बड़ा है तभी तो हम इसको कोण में चेंज कर रहे हैं, तो कोण क्या होंगे, बहुत सारे बनेंगे, क्यों, क्योंकि देखो आर भी, बेलन की आर भी डबल है, ये हाइट भी 5 गुना ज्यादा है, तो ये ज्यादा बनेंगे, तो हम नंबर ऑफ एक्स मान लेते हैं कि इतने कोण बनेंगे, वो एक्स कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। अब इधर देखो, ये इधर जाके डिवाइड में है, और जब बराबर के उधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जिस चीज ऊपर मल्टीप्लाई में वो नीचे लाके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इतने होंगे एक्स, एच से एच काट दो, ये स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटेगा, पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, आर स्क्वायर इक्वल टू 3 और इक्वल टू 5 अपॉन में आर स्क्वायर काट दो, 4 के 12, 12 पंचे 60, यानी कि एक्स 60 शंकु बनेंगे, इस एक अकेले बेलन से 60 शंकु बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत वाला नहीं दिया इन्होंने। ये क्या है, आपको दिया हुआ है 200, 400, 150, 350 और 450, ये ग्राफ के ऊपर बिंदु दे रखे हैं 5, और इन पांचों का औसत पूछा है, तो ये तो बच्चे वाली चीज है, आप तुरंत कर दोगे, इन सबको प्लस करो, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, और 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा 0, 5 5 10 15, हाथी लगाए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1550 आया, इसको डिवाइड करना है आपको 5 से, कर दो 510, ये है आपका आंसर, ये है आपका एवरेज। सो खत्म, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला है, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें वर्ड मास का रूल फॉलो करो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 24 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई आपको पता होगा 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 24/8 इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट लगा लो, नहीं तो यहाँ पे खुल भी जाएगा, 8 इक्वल टू 3/2, क्योंकि मैं पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, मेरे को डिवाइड करना मजबूरी है, काट दो 3 बार में, 5 या 15 -3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, 1.5 है ना, और 8 को जब आप करोगे 1.5 से मल्टीप्लाई तो 12 आएगा, तो 15 में से 12 गए 3, इसका आंसर, बस खत्म ये भी क्वेश्चन।
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे इस टेस्ट पेपर में, बहुत ज़्यादा आसान लगे मुझे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। जो लास्ट हमने पेपर सॉल्व करा ना उसमें फिर भी बहुत टफ थे थोड़े, मतलब 2-3 कैलकुलेटिव थे, इसमें तो मुझे वो भी नहीं लगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, 8, 7, 2, 4, सॉरी वाई है ये, वाई 5, 8, 7, 2 वाई 9 से डिवाइड है, ये नंबर जो है 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो आपको y का मान बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन इन द सेंस कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जिन बच्चों की मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है वो अपना बेसिक उठाओ, 6, 7, 8 की बेसिक मैथ्स करो। तो उसमें मैंने यही एग्जांपल दिया था कि आपको बेसिक में मतलब कैसे क्या करना है। आपको जैसे 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल सीखने हैं, उस डिविजिबिलिटी रूल से आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हो। तो देखो सेम क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से आ गया। और बताओ एक वीडियो में सेम टू सेम यही एग्जाम्पल का मैंने यूज करा था कि आपको बेसिक के लिए भी कंटेंट क्या पढ़ना है। तो देखो उस बेसिक कंटेंट में से ही क्वेश्चन आ रहा है, और बताओ मैं क्या बताऊं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो हमको ये पूछा है कि 9 से डिवाइड है, अब आपको ये y की वैल्यू बतानी है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर हम इसको सबको प्लस करें तो प्लस करके कुछ ऐसा आना चाहिए जो 9 के पहाड़े में आता हो। चलो ठीक है प्लस करते हैं, 5 + 8 + 7 + 2, ठीक है 7, 8, 9 और 8, 7 और 2 9 और 17, 17 5 17 18 20 21 22 22 आ रहा है। 22 जमा में y बराबर कुछ ऐसा आना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो। तो 22 के बाद क्या आ सकता है जो डिवाइड है, यानी कि 27 हो सकता है, क्योंकि 22 के बाद तो 27 ही आएगा ना। और उधर जाके इसको माइनस कर दो, 27 में से y माइनस कर दो तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 5 y की जगह क्या होना चाहिए 5, तो ये क्या होगा पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 2400, आपको टाइम दे रखा है 2 साल का, आपको SI भी दे रखा है इन्होंने 288, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कल की वीडियो में था PRT अपॉन में 100 बराबर SI, तो जो जो दिया है पुट कर दो। 2400 रेट तो भाई इन्होंने खा ली, अपॉन में टाइम क्या है 2 बराबर SI कितना है 288, ठीक है। ये नीचे वाला 100 है वो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आप सॉल्व कर लो, चाहो तो यहाँ कर लो नहीं तो इधर ले जाके कर लो, छोटा पड़ेगा कट जल्दी जाएगा। 2400 = 2, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 के पहाड़े से कट गया 144 बार में, 24 के पहाड़े से कट गया 6 बार में, तो 6% है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 555 की पावर 78, 25 की पावर 35 की 33, 72। अब इसका इकाई का अंक पूछा है, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकाई का अंक 7 चैप्टर का कॉन्सेप्ट, सॉरी 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, इकाई का अंक और ये सब करने वाला, बस इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया है, मॉडरेट कर दिया है, क्योंकि इतना उसमें 7th में 8th में इतना लेवल का नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका इकाई का अंक पूछा है, अब इतनी सारी पावर है, 55 को 78 बार मल्टीप्लाई करो, 25 को 35 बार करो, 80 को इतनी बार करो। अब भाई हमें एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है, हमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, तो अब इसको हम ऐसे तो नहीं करेंगे। अब आप क्या करो, इसकी पावर को ना 4 से डिवाइड करो, जैसे 78 को आपने 4 से डिवाइड करा तो ये 4 एक बार में हासिल लगा 38, 36 कितना बचा 2, तो ये जो 2 शेष बच रहा है ना, आप 55 की पावर 2 लिख लो, मतलब इनकी पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब मैं डिटेल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रही तो मैं वो ज्यादा नहीं बता सकती। 4 से आप डिवाइड करो, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 25 की पावर 3 आएगी, ठीक है। आप इसको खाली लास्ट वाले की भी पावर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा पूरा नंबर उतारना, नो इशू, नॉट एट ऑल, नो इशू। आप लास्ट वाले का उतारो, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, आप जब इसको डिवाइड करोगे 72 को तो रिमाइंडर बचेगा 0, और जब जिसकी भी पावर 0 होती है, लास्ट वीडियो में ही बताया था, उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। आप 33 को 72 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0 और उसकी पावर आप 0 लगाओगे, बट जब हम किसी की भी पावर 0 लगाते हैं उस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 5 को 5 करो, 55 25 लास्ट में आया 5, इसको भी करोगे तो भी आएगा 5, और यहाँ पे तो है 1, तो 55 25 25 आ गया, तो लास्ट में आपका क्या है 5, तो इसकी इकाई की वैल्यू क्या होगी 5। सिंपल, बहुत आसान था, ठीक है। हाँ एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वो भी खैर ज्यादा नहीं है। देखो P जमा में Q, सॉरी मैंने अपने इसमें लिखे हुए हैं,
इसमें क्या था, P और Q किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। तो यानी मैं लिख सकती हूँ P और Q 1/10 दिन में कार्य करते हैं। एक दिन का काम निकाला तो 1/10 दिन काम में करते हैं। Q जमा R मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो यानी एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। और P जमा Q जमा में R मिलके किसी काम को 7.5 दिनों में करते हैं, यानी कि 1/7.5 इनके एक दिन का काम है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि P और R जो है, P जमा में R उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो हम पहले इन दोनों के काम निकाल लें। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2Q P जमा में R। ठीक है, फिर जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ Q का काम आएगा, और उस Q के काम में से अगर हम इसमें से फिर इसको माइनस कर दें तो हमें P और R का काम मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास P माइनस R का काम आ जाएगा, P माइनस R का, प्लस का नहीं आएगा, P माइनस R का। तो और फिर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से P जमा R का काम मिल जाएगा। मतलब तरीके तो बहुत है, अब बस ये है कि मेन हमारा दिमाग पेपर के टाइम पे किस तरीके पे चलता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती आपका। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को इनका काम चाहिए ना, मैं इसमें से पहले इसको माइनस करके निकाल देती हूँ। P जमा Q जमा में R, मुझे P R का काम चाहिए, तो P जमा में Q जमा में Q जमा में R कर रही हूँ। बेसिकली इन दोनों के काम को मैं जोड़ रही हूँ। 1/10 जमा में 1/15, तो कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 के पारे से डिवाइड दिया 3 बार में, 3 एकम 3 जमा में 2 बार में 5/30, यानी कि काट दो 1/6, यानी इन दोनों का काम आया 6। मतलब इन ये जो मेरे पास निकल के आया है P जमा में 2Q जमा में R, ये आया 6 दिन मेरे पास काम। अब मैं इसमें से इसको कर रही हूँ माइनस। ठीक है, P अब यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, P जमा Q जमा में R में माइनस करूंगी ये, तो हमारे पास सिर्फ Q बचेगा, है ना। इसमें से अगर इसको माइनस करूंगी तो सिर्फ Q बचेगा, यहाँ से Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/7.5 में से अगर मैं माइनस करूंगी 1/6, अगर मैं इसको ऊपर एलसीएम दे दूँ 7.5 मतलब 75, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 150। 75 को 2 बार में करो, ऊपर 20 माइनस आप 6 को डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 2 बार में और 25 बार में, तो 25 से कम 25, तो ये माइनस का 5/150, और इधर बचा था आपका माइनस का Q, काट दो। हाँ, Q की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/10, यानी कि Q माइनस से माइनस कट गया। Q काम करेगा आपका 30 दिन में, सॉरी है ना, 3 बार में कटेगा तो 30 दिन में काम करेगा। तो इसमें से अब आप Q की वैल्यू माइनस कर सकते हो। अब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, तो इसमें से Q की वैल्यू माइनस कर दो। 1.75 में से 1/30 आप माइनस कर दो, ऊपर हटा के 0 दे दो। 150 ये गया 2 बार में, 20 माइनस 30 गया और काट दो 5 बार में, तो 15/150 काट दो 10 दिन में 1/10, यानी कि 10 डेज में दोनों लोग मिलकर जो है P और R जो है कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने सही काटा होगा, है ना। बाकी आप लोग काट के देख लेना, बट ये क्वेश्चन करने का तरीका यही है। ठीक है, तो ये थे इस वाले जो शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।